आप देख रहे हैं फैक्टर बॉय डेनिम असजद के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ था। दरअसल मुझे बस से जाना था। लखनऊ से मुझे अपने गांव रुद्रपुर के लिए निकलना था, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसे मैं अपनी जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा। रात के तकरीबन 8 बजे तक मैंने बस पकड़ ली थी और भी बस को निकले मुश्किल से 2 या 3 घंटे हुए थे कि एकदम से हमारी बस रुकी। मेरी आंखों ने हल्की झप्पी मारी ही थी कि बस रुकने की वजह से एकदम से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सब लोग अपनी सीट पर बैठे अपना मुंह छिपा रहे थे और बस को चला रहा ड्राइवर भी अपना मुंह छिपाने लगा, जैसे मानो सामने कुछ ऐसा है जो वो देखना नहीं चाहते। मैं अपनी सीट से उठकर बस ड्राइवर की सीट की ओर गया और जैसे ही मेरी नजर सामने रोड पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, आखिर क्यों बस के लोग सामने का वह दृश्य देखना नहीं चाहते थे और मैंने ऐसा क्या देख लिया था, जानने के लिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 23 साल है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आज के समय में भी ऐसा कुछ होता है। तो चलिए मैं आपको अपने जीवन के उन दिनों में ले चलता हूं जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर का एग्जाम देकर बेसब्री से आने वाले रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। उन दिनों मैं हॉस्टल में ही रहा करता था। मुझे अपने गांव गए तकरीबन 1 साल होने को थे। अप्रैल का महीना चल रहा था। एग्जाम देने के बाद मैंने अपनी हॉबी पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल मैं बचपन से ही भूत प्रेत की किस्से कहानियों को सुनना काफी ज्यादा पसंद करता हूं, खास करके तब जब मैं सोने जाता हूं। सन 2021 के समय YouTube पर हॉरर स्टोरी का कंटेंट खूब वायरल हो रहा था। इस वजह से मैंने अपना एक हॉरर कहानियों का YouTube पर एक चैनल खोला और मैं धीरे धीरे सच्ची घटनाओं पर वीडियो बनाने लगा। मैंने अपनी बड़े बुजुर्गों से जो भी भूत प्रेत की कहानियां सुनी थीं, उन्हीं को मैं मिर्च मसाला लगाकर YouTube पर अपलोड करने लगा। बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देखने भी लगे। धीरे धीरे कब समय गुजर गया पता ही ना लगा। अप्रैल तक मेरा रिजल्ट आ गया। मैं अपना रिजल्ट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ क्योंकि मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। जब इस बारे में मैंने अपने घर वालों से बताया तो मेरे घर वाले भी काफी खुश हुए और मुझे जल्दी से घर आने के लिए कहने लगे। मैंने अब कुछ दिनों के बाद ही अपने घर जाने का निर्णय किया। 1 से 2 दिनों तक मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ यादगार लम्हों को अपने फोन में समेटने के बाद मैं अपने साथ एक हैंडबैग लिए सीधा बस अड्डे की ओर निकल पड़ा। रात के तकरीबन 8 बजे तक मैं बस में बैठ गया। ज्यादातर बार मुझे बस से रात में ट्रेवल करना पसंद होता है। लखनऊ से मेरा गांव रुद्रपुर तकरीबन 6 से 7 घंटे की ही दूरी पर मौजूद है। मैं बस के पिछली सीट पर जाकर अभी बैठा ही था कि तभी एक किन्नर सीधा मेरे बगल में आकर बैठ गया। उस किन्नर को अपने बगल की सीट पर बैठता देख मैं सकपका गया। मेरा यह बर्ताव देख उस किन्नर ने मुझसे एकदम से कहा, मैं भी इंसान ही हूं, क्यों घबरा रहे हो? वैसे जाना कहां है आपको? तभी मैंने उस किन्नर की बात पर थोड़ी घबराहट में उससे कहा, वो मैं रुद्रपुर जा रहा हूं। और आप मेरी बात पर उस किन्नर ने मुझे बताया कि वो लालपुर जा रही है। उस किन्नर की बात सुन मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि मेरे गांव रुद्रपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लालपुर पड़ता है और यूं धीरे धीरे हमारे बीच बातें होनी शुरू हो गई। मुझे किन्नरों के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। इस वजह से मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उमड़ने लगे। मैंने बातों ही बातों में उस किन्नर से पूछा, आप लालपुर इतनी दूर किस काम से जा रही हो? क्या आपका परिवार है उस गांव में? मेरी बात पर उस किन्नर ने मुझे जवाब देते हुए कहा, मेरा परिवार है उस गांव में और मैं आज बहुत खुश हूं कि कई वर्षों के बाद मैं अपने परिवार से मिलूंगी क्योंकि मैं अच्छी डांसर बन गई हूं और मुझे कई अवार्ड भी मिले हैं। वह किन्नर मुझसे सारी बातें बताते हुए एकदम से अपने परिवार को लेकर भावुक हो गई और मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ बातें बताते हुए कहने लगी, मुझे बचपन में ही अपने परिवार से अलग कर दिया गया और मैं अपने लोगों के समाज में शामिल हो गई। मुझे बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद था। डांस में मेरी रुचि देख
मेरी अम्मा ने मुझे डांस क्लास में दाखिला कराया और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ डांस भी करने लगी। धीरे धीरे वक्त के साथ मैं एक अच्छी डांसर बन गई और मेरी डांस की कला को देखते हुए मुझे राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में भेजा गया, जहां से मैंने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन लोग मेरे किन्नर होने की वजह से मेरा मजाक उड़ाया करते और गंदी गंदी बातें किया करते। मैं एकदम से टूट गई थी, लेकिन मेरी अम्मा, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैंने उनसे अपने परिवार के बारे में पूछा। पहले तो वह मुझे बताने से मना कर रही थी, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने मुझे मेरे परिवार के बारे में बताया कि मेरा असली घर लालपुर में मौजूद है और मेरे पिताजी का नाम सुग्रीव चौधरी है। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वह मुझे देखते ही कहीं। दोस्तों, इतना कहते ही मेरे बगल में बैठी वह किन्नर एकदम से रोने लगी। मैंने उसे हिम्मत देते ही कहा, आपके पिताजी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आपकी मां जरूर आपको देखते खुश हो जाएंगी। फिर इस दौरान रात के तकरीबन 10 बज गए थे और हमारी बस अपनी गति से एक जंगल के बीचों बीच में बनी एक सड़क से गुजर रही थी। मेरे बगल में बैठे उस किन्नर की आंख लग गई थी और अब मैं भी अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी हल्की सी आंखें लग रही थी कि तभी एकदम से हमारी बस रुकने की वजह से मेरी आंख खुल गई। तो मैंने देखा कि सभी लोग अपनी सीट पर बैठे अपना मुंह छिपा रहे थे और साथ ही बस के कंडक्टर और बस का ड्राइवर भी अपना मुंह छिपाने लगा, जैसे मानो सामने कुछ ऐसा है जो वह देखना नहीं चाहते। मैं उन लोगों को ऐसा करता देख सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब लोग अपना मुंह क्यों छिपा रहे हैं। मैं थोड़ी हैरानी से अपनी सीट से उठकर बस ड्राइवर की सीट की ओर गया और जैसे ही मेरी नजर सामने रोड पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि कुछ किन्नर एक शव को चप्पलों से पीटते हुए जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे और उनके पीछे कुछ किन्नर डांस करते हुए बड़ी ही खुशी से आगे बढ़े जा रहे थे। अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से मुझे बस की लाइट में उतना साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बड़े ही ध्यान से उस मंजर को देख रहा था। कुछ ही देर में वो किन्नरों की टोली जंगल में चली गई कि तभी एकदम से मेरे पीछे से आवाज आई, यह क्या किया तुमने? मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वही किन्नर मेरे ठीक पीछे खड़ी थी जो मेरे बगल के सीट पर सो गई थी। इतने में ही बस एक बार फिर स्टार्ट हो गई और हम दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मैंने उस किन्नर से थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने क्या किया जो आप इतना घबरा रही हो? मेरी इस बात पर उस किन्नर ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस किन्नर ने मुझे बताया कि कुछ देर पहले जो मैंने देखा है वो किन्नरों की शव यात्रा थी, जिसे आम इंसान का देखना वर्जित है और शायद इसी कारण से बस में बैठे सभी लोग अपना चेहरा छुपा रहे थे। लेकिन तुमने वह दृश्य देख लिया। उस किन्नर की बात सुनकर मेरे जहन में कई तरह के सवाल उमड़ने लगे कि आखिर क्यों किन्नरों की शव यात्रा देखना मनाही ही है और क्यों यह अपनी शव यात्रा रात में ही निकालते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कई सवाल मेरे दिमाग में उमड़ने लगे थे। मैंने थोड़ी हैरानी से उस किन्नर से थोड़ी गंभीर आवाज में पूछा, क्यों किन्नरों का शव यात्रा क्यों नहीं देख सकते? क्या हो गया अगर मैंने देख लिया? तो मेरी बात का जवाब देते हुए उस किन्नर ने मुझे बताया कि जो कोई भी आम इंसान किन्नर की शव यात्रा देख लेता है तो उसे श्राप लगता है कि वह भी अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होगा और साथ उस किन्नर को भी श्राप लगता है जिसकी शव जा रही होती है। क्या तुम्हें मालूम है कि हम किन्नरों को जलाया नहीं जाता बल्कि कहीं सोमसाण सी जगह पर दफनाया जाता है और शव ले जाते वक्त इसलिए चप्पलों से मारा जाता है और गालियां दी जाती हैं, क्योंकि इस समाज में किन्नर को कभी अपनाया नहीं जाता और इसी वजह से किन्नर की मौत पर शोक की जगह सब नाचते गाते हैं और कोई रोता भी नहीं है। मुझे ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि किसी आम आदमी को किन्नर की शव यात्रा नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कई मामलों में अगर कोई इंसान किन्नर की शव ले जाते वक्त अगर उसे देख लेता है तो उस किन्नर के शव जब यात्रा के दौरान उस किन्नर की आत्मा उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है और ज्यादातर मामलों में या तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है। उस किन्नर की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैंने उस किन्नर से पूछा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो देख लिया। उन किन्नरों को शव ले जाते वक्त मेरी बात पर उस किन्नर ने मुझ बताते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव दिखने लगे या तुम्हें कुछ अजीब तरह के सपने आने लगे तो तुम समझ जाना
कि उस किन्नर की आत्मा तुम्हारे पीछे लग चुकी है। यह सब बातें सुनकर मैं बहुत डर सा गया था। लेकिन अब 2-3 घंटे बाद मेरा गांव भी आने वाला था, जिसके बाद मैं अपने घर चले जाता। इसके बाद मेरी हल्की सी आंख लग जाती है। मैं सो जाता हूं और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने घर के बस स्टैंड पहुंच चुका था। और जब मैं अपने बगल में देखता हूं तो वह किन्नर भी वहां से अपने घर जा चुकी थी और बस आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी, जिसके बाद मैं भी बस पे से उतर जाता हूं और वहां से टैक्सी लेकर घर चला जाता हूं। घर पहुंचते ही मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूं और खाना खाने के लिए बैठ जाता हूं। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए भी चला जाता हूं। पर आज मुझे कुछ अजीब लग रहा था और मुझे सपने भी बहुत डरावने डरावने आ रहे थे और यहां पर मुझे उस किन्नर की बात याद आ रही थी। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब मैं रात में खाना खा रहा होता हूं, मेरा परिवार भी साथ में ही बैठा हुआ था, जिसके बाद मैं खाना खाना स्टार्ट करता हूं तो सभी लोग मुझे ही घूर घूर कर देखे जा रहे थे। इसके बाद मुझे अजीब सा लगने लगता है। अब क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि तभी एकदम से मेरी मां ने मेरे पैरों की ओर इशारा किया और जैसे मैंने अपने पैर देखे तो एकदम से मेरे चेहरे का रंग ही बदल गया। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पैर लाल रंग से रंगे हुए थे। इतना देखकर मुझे समझने में जरा भी देरी ही नहीं लगी कि हो ना हो उस किन्नर की आत्मा मेरे पीछे अब लग चुकी है। मैंने अपनी मां और बाकी अन्य लोगों से उसी क्षण मैंने उस रात की घटना बताई, जिसे सुनकर सब लोग तंग रह गए। मेरी मां ने मुझे डांटते हुए कहा कि यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। हमें कल ही किसी सिद्ध बाबा के पास तुम्हें दिखाना होगा। मेरी मां की बात पर मैंने भी हामी भरी और मैं अपने कमरे में चला गया। न जाने क्यों मेरे बिस्तर पर जाते ही मेरी आंख लग गई और मैं एक गहरी नींद के आगोश में आ गया। अगली सुबह मुझे अपने आसपास कई लोगों की फुसफुस से मेरी आंख खुल गई तो सामने का वह मंजर देखकर मेरी आंखें शर्म के मारे नीचे हो गई। दरअसल मैंने देखा कि मैं अपने घर से कई दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी मां की साड़ी पहने हुए पड़ा हुआ था और मेरे आसपास मेरे गांव के लोग मुझे बड़ी अजीब तरह से देखकर हंस रहे थे। अपने आप को संभालते हुए मैं दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा तो मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले दंग रह गए और मुझे फौरन ही हमारे इलाके के एक जाने माने बाबा के पास चलने को कहने लगे। और कुछ ही देर में मैं अपने मां और पापा के साथ उन बाबा के स्थान की ओर निकल पड़ा। वो बाबा काली मां की साधना अर्चना किया करते हैं और कई लोगों का यह मानना है कि साक्षात काली मां की कृपा उन बाबा पर है। जैसे हम उन बाबा के स्थान पर पहुंचे तो एकदम से मेरे पैर डगमगाने लगे और मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। मेरी हालत देखकर उन बाबा ने अपने थैले से कुछ निकालकर मेरे माथे पर लगा दिया और जैसे वो चीज मेरे माथे पर लगी तो एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं वहीं काली मां के स्थान पर लेटा हुआ था और वह बाबा मेरी मां से कह रहे थे कि बहुत ही सही समय पर इसे यहां पर ले आए, वरना बहुत ही देरी हो जाती। मैंने अपनी सिद्धियों से इसे उस किन्नर की आत्मा से मुक्त तो कर दिया है, लेकिन एक अंतिम विधि अभी बाकी है, जिसमें इसे हल्दी चंदन से नहलाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साड़ी लाल कंगन और अपने शरीर में धारण किया एक वस्त्र अर्पित करना होगा। फिर उसके पश्चात यह पूरी तरह सुरक्षित है। दो दोस्तों, उन बाबा की बात सुनकर मैं तो दंगी रह गया और जैसे जैसे वह बाबा मुझे बता रहे थे ठीक मैं वैसा ही करता गया और आखिर में उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज पहनाकर मुझसे कहा, ध्यान रहे दोबारा तुम उस पीपल के पेड़ के करीब मत जाना, अन्यथा उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब यह बोलकर उन बाबा ने हमें हमारे घर भेज दिया, लेकिन उसके बाद से अभी तक मेरे साथ दोबारा कोई ऐसी घटना नहीं घटी। पर मुझे डर है कि कहीं मैं उस पीपल के पास चला गया तो कहीं फिर से वह घटना मेरे साथ दोबारा होनी शुरू ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं आपका दोस्त असजद जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।